सबसे जल्दी तरीका क्या है अपने सिलेबस को खत्म करने के लिए? तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। इस सवाल का जवाब क्यों ना हम उन्हीं से पूछें जो पढ़ाई में काफी अच्छे हैं और जिन्होंने सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कैल न्यूपोर्ट को कि वो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। कैल अपनी बुक हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट में बोलते हैं कि डोंट रीड एवरीथिंग, यानी सिलेबस की हर चीज मत पढ़ने बैठ जाओ। इतना ही नहीं, कैल अपनी इस बुक में बोलते हैं कि हमारी बुक में जितने पेजेस होते हैं हमारे पास उन्हें पढ़ने का कभी भी पूरा टाइम नहीं होता, और अगर ये सीक्रेट स्टूडेंट्स को पता चल जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेफजूल के स्ट्रेस और एंजाइटी से बच सकते हैं। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ये बोलेंगे, पर ये कैल न्यूपोर्ट है कौन और हम इनकी बात पर विश्वास क्यों करें? तो कैल ने दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है और अभी ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो आप इनकी एबिलिटी पर तो शक ना कीजिए। अब हम में से कई लोग ये बोल सकते हैं कि सर ये तो फॉरेनर हैं, इनका सिलेबस पैटर्न डिफरेंट है, इसीलिए स्ट्रेटेजीज भी डिफरेंट होंगी, और क्या ये हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉलो होंगी? तो पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन की लर्निंग एबिलिटीज सब सेम है। लेकिन फिर भी हम एक इंडियन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये दीपक रावत सर हैं, IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार उत्तराखंड। ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए यही रेकमेंड करते हैं कि लेस इज मोर, यानी उतना ही मटेरियल पढ़ें जितने की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि जितना ज्यादा मटेरियल हमारे पास होगा उसे देख देख कर ही हम काफी स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि वो हमसे कभी भी खत्म तो होने वाला है नहीं। इसलिए डू नॉट स्टडी ऑल द मटेरियल दैट इज गिवन। एक बात याद रखें कि लेस इज मोर। मेरी सलाह मेंस देने वालों को इतनी है कि आप घिरे हुए मटेरियल से, इग्नू का मटेरियल है, इंटरनेट पे मटेरियल है, तमाम कोचिंग्स हैं, तमाम गाइड्स हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा जो आंसर लिखना होगा कितना होगा? हो सकता है 250 वर्ड्स का हो। मेरे टाइम पे तो मेंस में इतने लंबे आंसर हुआ करते थे। हो सकता है 300 का हो। इतना सब कुछ पढ़ के आपको एक अच्छा कंटेंट, रिच इन फैक्ट्स, वेरी रीजनेबल और सिंपल आंसर लिखना है। ये आप कब लिख पाएंगे? जब आपकी पढ़ाई लिखाई की सामग्री इतनी ज़्यादा ना हो, लिमिटेड हो और आपके आंसर्स की क्वालिटी अच्छी हो। तो हमेशा याद रखिएगा, लेस इज मोर। थैंक यू। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं रोमन सैनी का। रोमन सैनी ने एम्स ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से MBBS की है और IAS भी क्रैक कर चुके हैं। रोमन बोलते हैं कि एक साल में हम 5000 पेजेस से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। तो इसका मतलब है कि आपको अपने मटेरियल को कम करना पड़ेगा, चाहे एक्स्ट्रा बुक्स को डोनेट कर दो या फिर रद्दी वाले को दे दो, क्योंकि अगर हमने अपने पास कुछ एक्स्ट्रा ही मटेरियल रखा है तो वो हमारी मदद नहीं करने वाला, बल्कि हमारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल ही बढ़ाएगा। The room looks like a garbage can. There are 10,000 books. You also know, I also know, it is virtually impossible to read more than 5,000 pages in 1 year preparation time. If a book has 1,500 pages and if there are 10 books lying around, it is impossible that you read them or remember them. So rather than creating a garbage in your house, just throw them away, just burn them, just give them for donation, just sell them to रद्दी वाला। अरे उनका क्या अचार डालोगे क्या उन किताबों का? कभी सिलेक्शन होने वाला तो है नहीं। इतनी सारी किताबें रख के क्या करोगे? इससे पहले कि हम देखें कि हमने कौन से सिलेबस का पोर्शन को पढ़ना है और कौन से सिलेबस के पोर्शन को छोड़ना है, पहले हम इस बात को डिटेल में समझ लेते हैं कि वाई कवरिंग लेस सिलेबस विल गिव यू मोर मार्क्स। एक्चुअली रियलिटी में सिर्फ लेस सिलेबस ही आपको ज्यादा मार्क्स नहीं दिला सकता, बल्कि लेस एफर्ट भी आपको ज्यादा आउटपुट दिलवा सकता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं जिसे 80-20 प्रिंसिपल कहा जाता है, या फिर परेटोज प्रिंसिपल, यानी कम एफर्ट लगा के ज्यादा कैसे अचीव करें। तो क्या है ये 80-20 रूल जिसकी तरफ सब इशारा कर रहे हैं? एक्चुअली ये 100 साल से भी पहले यानी 1897 में एक आदमी था जिनका नाम था विल्फ्रेडो परेटो, जो कि इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। वो इंग्लैंड में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसके पास कितने पैसे हैं उसे स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने नोटिस किया कि 80% पैसा और जमीन 20% लोगों के पास है, और उन्हें लगा वाओ ये तो बहुत अमेजिंग पैटर्न है। फिर बाद में जब उन्होंने इसी प्रिंसिपल को और फील्ड में देखना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ये प्रिंसिपल तो हर जगह फॉलो होता है, यानी कम चीजें करके भी आप ज्यादा अचीव कर सकते हैं। जैसे 20% मूवीज बॉक्स ऑफिस में 80% कमाई करती हैं। आप 80% टाइम अपने 20% कपड़े पहनते हैं। 80% लोगों को डिक्शनरी के सिर्फ 20% शब्द आते हैं, और एक्चुअली में यही रिक्वायर्ड है। 20% क्रिमिनल्स 80% क्राइम करते हैं। दुकान में पड़े हुए 20% प्रोडक्ट्स ही 80% सेल्स करवाते हैं।
20% कार ड्राइवर्स की वजह से ही 80% एक्सीडेंट्स होते हैं। 20% स्टूडेंट्स ही 80% एग्जाम्स क्लियर करते हैं और हम अपना 80% टाइम अपने 20% दोस्तों के साथ ही गुजारते हैं। इन शॉर्ट, आप कोई भी फील्ड ले लो, चाहे वो आपकी स्टडीज हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, मेजॉरिटी ऑफ चीजें आपकी माइनॉरिटी ऑफ एक्शंस पर डिपेंड करती हैं। अगर हम इसी प्रिंसिपल को किसी और एंगल से देखें तो हम कह सकते हैं कि हर चीज इक्वली मैटर नहीं करती। इसी प्रिंसिपल को द वन थिंग बुक में भी बताया गया है। ये एक सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बचपन से बता दिया जाता है कि हर चीज बराबर है। कुछ भी बराबर नहीं है। क्या आपका मूवी देखने का डिसीजन या फिर बीमार पेरेंट्स का ध्यान रखने का डिसीजन बराबर है? नहीं। क्या आपकी 5 उंगलियां बराबर हैं? नहीं। क्या हर प्रोफेशन बराबर है जो आपको इक्वली इनकम कमा के देगा या फिर सोसाइटी में रिस्पेक्ट देगा? नहीं। क्या आपके हर टीचर की क्वालिफिकेशन बराबर है और उनके पढ़ाने का स्टाइल बराबर है? नहीं। इन शॉर्ट, हर चीज डिफरेंट है। कई चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई कम इंपॉर्टेंट, और ये प्रिंसिपल आपकी स्टडीज में भी यूज होता है। एग्जाम्स में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस माइनॉरिटी ऑफ टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि एग्जैक्टली 20% ऑफ द सिलेबस से आपसे एग्जैक्टली 80% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये पूरी कन्विक्शन से बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 40 से 50% टॉपिक से आपसे 70 से 80% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी आपका आधा सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो अब हमारी सक्सेस अब इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या हम में ये स्किल है कि हम वो 40 से 50% सिलेबस सिलेक्ट कर सकें, जिससे हम आसानी से एग्जाम्स में दिए गए ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकें। अब इससे पहले कि मैं आपको सजेस्ट करूं कि कैसे हम वो सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सिलेक्ट करें, पहले मैं एक कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में होती है, और वो ये है कि हम में से कई लोग इस थॉट को भी अपने माइंड में नहीं लाना चाहते और डर जाते हैं कि क्या हम सिलेबस का कुछ पोर्शन ही छोड़ देंगे। तो ये डर एकदम नॉर्मल है, मुझे भी पहली बार ऐसा ही लगा था। तो अब सवाल ये आता है कि इस थॉट से जो डर लग रहा है उसका क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम खुद को समझाएं कि हम सिलेबस का कुछ पोर्शन नहीं छोड़ेंगे, बस सिलेबस को खत्म करने का सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर देंगे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस का पोर्शन सबसे पहले खत्म करेंगे और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सिलेबस। इन शॉर्ट, सिर्फ लर्निंग सीक्वेंस चेंज करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो अब नेक्स्ट आता है कि सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कैसे सिलेक्ट करें। वैसे तो ये स्किल प्रैक्टिस के साथ आती है। जितनी ज्यादा आप क्लासेस अटेंड करते हैं, जितने ज्यादा आप टेस्ट्स देते हैं, उससे ही आप में ये स्किल आती है कि इम्पोर्टेंट क्या है। फिर भी कुछ जनरल टिप्स हैं जिन्हें यूज करके आप अपनी बुक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहली टिप आती है कि सिर्फ सिलेबस पर कंसंट्रेट करो। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी सिलेबस के बाहर के टॉपिक्स को कवर ना करें। अब हम में से कई लोग ये कहेंगे कि सर, हमने देखा है कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए यही आंसर है कि अगर आते भी हैं तो हमने उस पोर्शन पर कंसंट्रेट करना है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना कि सिलेबस के उस पोर्शन पर जहां से 3 साल में एक बार कोई क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हमने डिफाइंड सिलेबस को खत्म करने से पहले ही आउट ऑफ सिलेबस चीजें कर देते हैं तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली यूजलेस है और हम अपने कॉम्पिटिटर से एग्जाम्स होने से पहले ही पीछे हो चुके हैं। नेक्स्ट टिप आती है कि लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस करें। ये सबसे बड़ा फीडबैक है जो आप ले सकते हो अपने एग्जाम्स का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ढूंढने के लिए। आपकी जजमेंट गलत हो सकती है कि किस सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है, लेकिन अगर आप हर एक टॉपिक या चैप्टर खत्म होने के साथ साथ उस टॉपिक के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस करते हो तो एक पैटर्न ढूंढ लोगे और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब अगर आप बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो पहले से ही चैप्टर वाइज दिए गए हैं उन्हें मार्केट से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्कूल में हो तो लाइब्रेरी से या सीनियर से क्वेश्चंस पेपर मांग सकते हैं और उन्हें चैप्टर वाइज कैटेगराइज करके प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है कि स्कूल टेस्ट्स को दो। हमारे टीचर्स या प्रोफेसर्स जिन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है ये जानते हैं कि सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है। इसीलिए जब हम स्कूल टेस्ट या कॉलेज टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मिलेंगे। नेक्स्ट आता है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट ज्वाइन करो। अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी फील्ड के पिछले 5-10 साल के टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि टॉपर्स ने कौन से इंस्टीट्यूट से मॉक टेस्ट दिए हैं। बस हमें भी उसी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट आपका फाइनल एग्जाम नहीं है, इसलिए अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं भी है तो भी आपको मॉक टेस्ट देने हैं और घर आके उन्हें एनालाइज करना है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
अगर हम अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम उन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ही प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, ना ही आपका हर चैप्टर और ना ही उस चैप्टर का हर एक टॉपिक। बस हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को पहले खत्म करना है और उसके बाद एक्स्ट्रा टॉपिक या सिलेबस का पार्ट करना है, क्योंकि 80-20 प्रिंसिपल यही कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट्स आपको माइनॉरिटी ऑफ टास्क करने पे ही मिलेंगे। और फिर हमने अपने सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जानने के लिए 4 मेथड्स देखे थे, जिसमें पहला था कि अपने सिलेबस से एक्स्ट्रा पोर्शन को तब तक न छुएं जब तक आपने एक बार पूरा सिलेबस खत्म ना कर दिया हो और एक बार रिवीजन कर ली हो। वैसे मेरे ओपिनियन में एक्स्ट्रा कुछ भी ना करें, उससे बेटर वो टाइम दोबारा रिवीजन या मॉक टेस्ट देने में इन्वेस्ट करें। हमने दूसरा मेथड किया था कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंपास है कि आप अपने गोल की तरफ ही एफर्ट कर रहे हैं या किसी यूजलेस डायरेक्शन में। हमने तीसरा मेथड देखा था कि स्कूल टेस्ट या इंस्टीट्यूट के कॉलेज टेस्ट देकर भी आपको आइडिया मिल जाता है कि सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है। फोर्थ मेथड था कि आप लास्ट ईयर के टॉपर्स के इंटरव्यूज देखें और अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से काफी सारे टॉपर्स ने मॉक टेस्ट दिए हैं तो हमें भी उसी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट देने के लिए हमें सिलेबस खत्म होने की वेट नहीं करनी है। और फाइनली, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप अपना सिलेबस छोड़ दें, बल्कि ये है कि सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करें जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक बार अगर आप उस पोर्शन को खत्म कर देते हैं, तब आप बाकी सिलेबस के पोर्शन या कॉन्सेप्ट्स पर फोकस कर सकते हैं।